हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएक्स का मॉक टेस्ट नंबर 7, जिसमें हम लोग देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 एमसीक्यू जो कि एग्जाम्स के पैटर्न पे बनाया गया। पिछली बार जिस तरह से एग्जाम्स हुआ था सेम टू सेम उसी का कॉपी करके क्वेश्चंस को सेट किया गया। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में जो भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में देने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। किस महीने में भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये कि टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? एक प्रकार का स्केल होता है टी मापक, कह सकते हैं टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? तो इसमें मापन किया जाता है चक्रवातों की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में अपनाया गया था? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1931 की जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई ये एकमात्र और एक जो कि कह सकते हैं इनकी अध्यक्षता थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा लिम्फेटिक अंग कौन सा है? लिम्फेटिक अंग मानव शरीर में सबसे बड़ा कौन सा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरुप किसके साहित्यकार थे? यानी कि किस भाषा के साहित्यकार थे, किस क्षेत्र में उनको जो कि प्रथम विजेता ये बने थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में इनको किस भाषा के लिए दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलयालम भाषा में। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि इनको कब मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रथम ये विजेता बने थे 1965 में। ठीक है, 1965 में, याद रखेंगे। और इनका कृति क्या था? तो इनकी जो कृति थी कह सकते हैं अडा कुजाई। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है ये कि हिंदी भाषा के प्रथम जो विजेता थे वो कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत, जो कि चितंबरा के लिए, ठीक है, चितंबरा कृति के लिए इनको 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा में। ठीक है, और वहीं पर अगर महिला की बात करें तो प्रथम वो महिला थी आशापूर्णा देवी जी, जिनको बांग्ला भाषा में 1976 में, ठीक है, बांग्ला भाषा में 1976 में सबसे पहला कह सकते हैं कि महिला को पुरस्कार दिया गया था, आशापूर्णा देवी जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कलेश्वरम परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कह सकते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न कि 1854 से 1856 में जो क्रिमियन युद्ध हुआ था किनके बीच लड़ा गया था? और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में ये पूछा भी गया। क्रिमियन युद्ध जो है वो रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था, हुआ था 1854 से 1856 के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे पहले घटित हुई थी? बताइए कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे पहले घटित हुई थी? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको टिक करने के लिए सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए रूसी क्रांति की बात करें तो कब हुआ था? तो हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति जो था वो 1917 था। ठीक है, 1917। अमेरिकी क्रांति की बात करें तो हम जनरली जानते हैं कि अमेरिकी क्रांति जो था वो 1765 से 1783, यानी हम कह सकते हैं कि 1765 से 83 तक। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्टार्ट किया था। ठीक है, और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, और ये आपका 1857। तो अब आप ये बताइए कि सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि 1765 से 1783 अमेरिकी क्रांति, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है।
और वो है हिंद महासागर, यानी ऑप्शंस नंबर सी को टिक करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो कह सकते हैं कि कनौज युद्ध। ठीक है, कनौज या जिसको बिलग्राम के युद्ध भी कहा जाता है, और ये युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य, जिसमें हुमायूं चूँकि हारने के पश्चात वो दिल्ली छोड़कर कह सकते हैं कि चला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायु का अधिकतम अनुपात किस अक्रिय गैस में? वायु का अधिकतम अनुपात किस अक्रिय गैस के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑर्गन जो है ये हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट जो कि विद्यमान है? तो वायुमंडल में हम कह सकते हैं 0.93%। ठीक है, 0.93% याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आइरिस का क्या काम होता है? हमारे आँख में मौजूद जो आइरिस होता है इसका कार्य क्या है? तो आइरिस का कार्य हम ये कह सकते हैं कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि अनुच्छेद 322 का संबंध यहाँ पे दिया गया लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी, जो कि ये गलत है। 322 का संबंध अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा लोक सेवा आयोग के खर्च या फिर व्यय से संबंधित है 322। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही तरीके से मैच नहीं करता है। अगला प्रश्न, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? वो व्यक्ति कौन थे जिसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो ये कहा गया था बात मयूर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों के में प्रथम कहा है? किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोरले, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? पशुपालन के साथ साथ खेती करना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, मिश्रित खेती कह सकते हैं, मिश्रित कृषि कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि केल्प क्या होता है? आप ये बताइए कि केल्प क्या होता है? आपने जनरली सुना होगा केल्प, तो केल्प होता है कह सकते हैं कि समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन की जो मात्रा होती है प्रचुर होती है, काफ़ी अधिक मात्रा में जिसमें आयोडीन पाया जाता है, समुद्री शैवाल को कहते हैं केल्प। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि धर्मट का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था, किनके बीच लड़ा गया था? धर्मत का जो युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध था हम कह सकते हैं कि शाहजहां के बाद उनके पुत्रों में जो कि उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था, और ये औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में एडम्स एप्पल जिसको टेटुआ कहते हैं? ठीक है, एडम्स एप्पल टेटुआ कहलाता है, वो कौन सा अंग है मानव शरीर का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायराइड। ठीक है, थायराइड ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया? चाय के व्यापार को भी और चीन के साथ जो व्यापार था सभी तरह से समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी जनक के रूप में कौन जाना जाता है? सांख्यिकी के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो सांख्यिकी के जनक के रूप में हम कह सकते हैं रोनाल्ड फिशर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, रोनाल्ड फिशर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है, या फिर यूँ हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि फास्फोलिपिड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है
पाइराइट, ठीक है, पाइराइट जिसको माक्षिक भी कहा जाता है, माक्षिक या पाइराइट, आप इस नाम को भी याद रखिएगा। हो सकता है ये ना लिख करके ये लिख दे तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता है। माक्षिक जिसको पाइराइट कहते हैं, ये किसका अयस्क या फिर खनिज है? जो पाइराइट होता है वो कह सकते हैं लोहा का, ठीक है, लोहा का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? FeS2 याद रखेंगे। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको उपमा कह सकते हैं। इसका उपमा दी गई है मूर्खों के सोना के नाम से भी जाना जाता है, मूर्खों का सोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बार पिंड किस में पाया जाता है? बार पिंड जो है वो किस में पाया जाता है? आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह की और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस मिलती रहती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बारपिंड जो होता है वो मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सुंडा ट्रेंच कहाँ है? बताइए कि सुंडा ट्रेंच जो वो कहाँ है? सुंडा ट्रेंच कह सकते हैं हिंद महासागर में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? तो बताइए कि जैव सेल कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन जैव सेल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला। कोयला एक प्रकार का जैव सेल के अंतर्गत आता है। और कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा कोयला किस्म का माना जाता है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। सामान्य किस्म का जो कोयला होता है बिटुमिनस होता है, याद रखेंगे। और कोयले का एक किस्म होता है लिग्नाइट, जिसको हम लोग कहते हैं भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये रिपीट हुआ है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, R.K. नारायण। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो देखिए, जो पेट की परत में जो कह सकते हैं कि कुछ ग्रंथियों से कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज था? तो सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी जो थे वो कौन थे? तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1885 में, तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, ठीक है। बम्बई की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आमतौर पर वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है वो क्या है? वर्णांधता जो है वो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक अनुवांशिकी कह सकते हैं प्रकृति है, अनुवांशिकी विकार है, जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के लेंस से ठीक नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है, ये जेनेटिक रोग होता है। और वर्णांधता का जो हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि लाल और हरा, ठीक है, लाल और हरा रंग को नहीं पहचाना जा सकता है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण जो प्रतिक्रिया होती है इसमें क्या होता है? निम्न में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ह्रास कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि होगी तो उसको हम अवकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस कह सकते हैं, वैलेंसी जो होता है, 72 कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो अगर इसको हम तोड़े तो 2 और 6, लास्ट में 72 कक्ष में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा, वेक्टर यानी कि सदिश राशि है, आपको ये बताना। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे आपको कौन सी दी गई है? तो वेक्टर क्वांटिटी के रूप में अगर हम यहाँ पे देखें तो वेग जो आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत, यानी कि सदिश राशि है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान, ठीक है। उमर गुल जो कि पाकिस्तान से, और इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत करी है? तो बताइए कि मिशन शक्ति के लिए जो कि महिला सुरक्षा के लिए किसने स्टार्ट करी है मिशन शक्ति? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। कि वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष यान नासा द्वारा क्षुद्रग्रह वेनु का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। वो कौन सा अंतरिक्ष यान है जिसकी क्षुद्रग्रह वेनु का अध्ययन, ठीक है ध्यान रखेंगे, वेनु का अध्ययन करने के लिए जो कि प्रक्षेपित किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओसिरिस रेक्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। ध्यान रखेंगे चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, जो कि 2021 में ये जो कि होने वाला चौथा संस्करण, और इसकी मेज़बानी दी गई है हरियाणा को। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पिछला जो आयोजन हुआ था 2020 में कहाँ हुआ था, असम का शहर जो गुवाहाटी है वहाँ पे किया गया था, जिसमें सबसे टॉप पे रहा मेडल जीतने में, सबसे टॉप महाराष्ट्र रहा और सेकंड नंबर पे हरियाणा रहा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे दिल्ली रहा। तो इस तीनों को देखते हुए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा को चुना गया अगली मेज़बानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के किस अभियान की परिणति का प्रतीक है। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, आपको पता होगा। तो 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो जब ये स्टार्टिंग 1999 में कारगिल जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसमें जो कह सकते हैं अभियान जो चलाया गया था, उस अभियान का नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा, इसका आयोजन किस देश में हुआ। तो काउकाज 2020 का आयोजन जो कि हाल ही में किया गया रूस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, सितंबर महीने में किया गया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से जो कि अटेम्प्ट किया होगा, और अपना स्कोर जो भी हो आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 40 से कितना स्कोर किया। अब आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन से देख सकते हैं, क्यूज का क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया, और अगर आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पे राइट आंसर आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि कोरोमंडल तट भारत के किस भाग को कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट भाग के किस भाग को कहते हैं बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन ये कि बोल्शेविक क्रांति की घटना कब घटी थी। बोल्शेविक क्रांति की घटना कब घटी थी। ठीक है, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोग कर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कि केल्प क्या है। केल्प क्या होता है आपको ये बताना, ऊपर हम लोगों ने देख चुका है। फोर्थ क्वेश्चन ये कि हमारे वायुमंडल में आर्गन की जो प्रतिशत है वो कितनी है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष 3 राज्य कौन से थे। मैंने आपको ऊपर बताया था, तो आप नीचे बताइएगा। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे हमारी कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि शिखर बिहार एसआई मेंस के लिए और साथ ही साथ 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो ये बैच स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर से, और ये आपका जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर से, जो कि अगर आप कोर्सेज को परचेज करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कई सारी जो कि बेनिफिट्स मिल सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ अपडेट्स बता दूं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो न्यू वैकेंसी आई है, ठीक है, बिहार एसआई के लिए न्यू वैकेंसी, तो इसके लिए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बैचेस स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से। ठीक है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और साथ ही साथ बिहार एसआई, शिखर बिहार एसआई करके कंप्लीट कोर्स है, और बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी ये भी आपका स्टार्ट होगा 25 अक्टूबर से। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जाकर के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।